हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज हम एक लंबे समय के बाद वापस क्लास 11th का एक वीडियो लेके आ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सार्थक अंक। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सार्थक अंक समझते हैं कि सार्थक अंक होता क्या है। एक तरीके से देखिए, कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को एकदम सटीक जो मान दे, सटीक अंकों की जो वैल्यू दे, उसे हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। जैसे एग्जांपल से समझिए, मान लो आपका या आपके घर से जो स्टेशन है, मान लेते हैं कि 200 किलोमीटर या 30 किलोमीटर है, 30 ने 35 किलोमीटर है आपके घर से स्टेशन। तो इसका मतलब ये 35 किलोमीटर क्या हुआ? एकदम एक तरीके से सटीक यानी कि यथार्थ पूर्व को मान बता रहे कि आपके घर से स्टेशन इतना दूरी पर है। अगर मान लो मैं लगभग बोल दूं कि लगभग 35 किलोमीटर है, तो इसका मतलब आप क्या श्योर हुए क्या? नहीं। तो ये एक यथार्थ या परिशुद्ध मान नहीं दे रहा है। अगर मैं लगभग बोल दूं यही, अगर 35 किलोमीटर है, इसका मतलब एकदम वो सटीक वैल्यू दे रहा है। अगर मैं यही बोल दूं लगभग 35 किलोमीटर है, तो क्या आप श्योर हुए क्या? नहीं। हो सकता है वो 35.1 भी हो सकता है 35.5 भी हो। तो हमारे जो सार्थक अंक होते हैं वो होते हैं जो एकदम यथार्थ पूर्वक अंक को प्राप्त करे। जैसे कि मान लो अगर और यथार्थ की बात करें कि मैं बोल दूं कि जो स्टेशन है वो 35.1 है, 35.1 किलोमीटर है। अब ये जो 35.1 किलोमीटर है, यह तो इससे भी क्या हुआ? शुद्ध हो गए, क्योंकि ये तो और सटीक मान दे रहा है 35.1। और ये क्या है? ये आपका भी क्या है? यथार्थ है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा शुद्ध है, क्योंकि इससे भी ज्यादा परिशुद्ध मान दे रहा है आपको किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के। जैसे एक हो सकता है आपने 10th में पढ़ा होगा, मान लो जैसे कि करंट है, आपने कुछ आई है, आई का मान मान लेते हैं कि 1.0, 2.0 या है ना, ऐसा पढ़ा होगा। तो आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई एक ही है तो इसको 1.0 ही क्यों लिखा? सीधे एक भी लिख सकते थे, दो लिख सकते थे। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सार्थक अंक को ज्ञात करने के लिए जिससे भी आप मापते हो, तो वो जो यंत्र है वो आपको एक सटीक वैल्यू दे रहा है कि आप पॉइंट के बाद एक नंबर तक लिख सकते हो, 1.1 नंबर तक लिख सकते हो। तो यहां पर देखो हमारे सार्थक अंक कितने हो गए? 1 और 2। यानी कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू तक दे रहा है वो आपको लिखने की 1 तक। यहाँ पर 2.0, इसका मतलब पॉइंट के बाद कितना? 1। अगर मान लो मैं यही लिख दूं 2.00 मान लें, तो हो सकता है ये कह रहा है कि पॉइंट के बाद आप 2 नंबर तक लिख सकते हो, एक सटीक वैल्यू आपको दे रहा है। तो सार्थक अंक क्या होता है? देखो कि कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को यथार्थ पूर्वक मतलब एक सटीक रूप से व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। जैसे कि आप बोलते हो कि आपका जो घर है, वो घर मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर है। कितना है? 15 किलोमीटर। तो ये 15 किलोमीटर क्या है आपका? एक सार्थक अंक, एक सटीक मान बता रहे हो आप। अगर मैं यही बोल दूं कि लगभग 15 किलोमीटर है, तो क्या कोई श्योरिटी भी नहीं, ये आपका सार्थक अंक नहीं हो सकता 15.1 हो। तो इसमें हम श्योर नहीं है। जिसमें श्योर होते हैं वही क्या होता है? एक तरीके से सार्थक अंक होता है। जैसे मान लो यही बोल दूं मैं कि मेरा घर जो है 15.1 किलोमीटर है, तो ये 15 से भी ज्यादा अधिक हमें क्या दे रहा है? सटीक 15.1 पूरा पूरा आपको यथार्थ वैल्यू दे रहा है। तो सार्थक अंक क्या हुए? डेफिनेशन देखिए, किसी भी भौतिक राशि को यथार्थ पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। अब देखो, इन सार्थक अंकों को ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहला जो नियम होता है वो क्या होता है कि हमारे जितने भी अशून्य अंक होते हैं, जितने भी अशून्य अंक, वो सारे क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। कौन से? अशून्य, जिसमें शून्य नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, तो पहला नियम क्या है? सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं 235.12, तो देखो ये इसमें जितने भी डिजिट दिखाई दे रहे हैं अंक, सभी क्या है? अशून्य है, कहीं पर भी शून्य नहीं है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें कितने सार्थक अंक है हमारे? 5 सार्थक अंक हो गए, 5 सार्थक अंक। अगर मान लो
आपके पास एक उदाहरण, या फिर आप लिख सकते हो 1235। इसमें कितने हैं, देखो अशून्य है, सारे कैसे अशून्य, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए। मान लो मैं लिख दूं 2200। अब देखो इसमें आप सोचिए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो आप देखो यहां पर जो आपको सिर्फ ये दो क्या दिखाई दे रहे हैं, शून्य। तो हमने अभी नियम पढ़ा अशून्य अंक की सिर्फ क्या होते हैं, सार्थक। तो यहाँ दो शून्य आ गए, तो ये इसका मतलब ये तो सार्थक अंक नहीं हो सकते। लेकिन इसमें हमारे कितने सार्थक अंक है, इस उदाहरण में इसमें हमारे दो सार्थक अंक है। कितने, दो सार्थक अंक है। तो पहला नियम क्या हुआ कि जितने भी अशून्य अंक है वो सारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है, अगर दो अशून्य अंक है ना, दो क्या है, अशून्य अंक है, और उसके बीच में अगर शून्य आ जाए, दो अशून्यों के बीच में अगर शून्य आ जाए तो वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, मान लो हमारे पास उदाहरण है, मान लो मैंने लिखा 5003। अब देखो इस उदाहरण में आपका ये क्या है, अशून्य, और ये क्या है, अशून्य, इसके बीच में क्या है, शून्य। तो दूसरा नियम क्या कहता है, अशून्य संख्याओं के बीच में या अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आ जाए तो वो क्या होता है, सार्थक होता है। तो यहाँ पर हमारे सार्थक अंक कितने हुए, 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 4 सार्थक अंक, आपके 4 सार्थक अंक हो गए। एक उदाहरण और देखते हैं, मान लो अगर आपको यही अगर दे दे, मान लो ये 2001। अब बताओ किस इसमें भी कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि अशून्य संख्या, अशून्य के बीच में क्या आ रहा है, शून्य। तो इसमें भी कितने हो जाए, 4 सार्थक अंक। तो दूसरा नियम सिंपल सा है कि अगर अशून्य संख्याओं के बीच में अगर शून्य आ रहा है तो हमारे वो अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। फिर हमारा तीसरा नियम देखो कि अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे। मान लो कोई भी संख्या अशून्य है और उसके बाद अगर उसके बाद अगर शून्य आ रहे हैं तो वो शून्य आपके सार्थक अंक में नहीं आएंगे। अगर अशून्य के बीच में तब तो गिनेंगे उनको सार्थक में, अगर अशून्य के बाद में आ रहे हैं तो उसको हम सार्थक अंक में नहीं लेंगे। जैसे कि मान लो मैं लिख दूं अभी यहाँ पर उदाहरण में मान लो मैं लिखूं 2200। अब देखो यहाँ पर इस अशून्य अंक के यहाँ पर इसके बाद में क्या आ रहा है आपके, ये क्या आपकी अशून्य संख्या, इसके बाद में 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हम इसमें सार्थक में नहीं गिनेंगे। तो यहाँ हमारे सार्थक अंक कितने होंगे, दो सार्थक अंक होंगे। मान लो मैं यहाँ लिख दूं 44,000 ऐसे, तो इसका मतलब देखो अशून्य के बाद में क्या आ रहे हैं, हमारे 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 0 सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2। तो देखो यह तीसरा नियम क्या कहता है कि अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक नहीं होते। मतलब अशून्य अंक के बाद कोई अगर 0 आ रहा है तो उसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। लेकिन अगला नियम क्या है, अगर यही 0 मान लो, यही 0 सार्थक में कब आएंगे, जब यहाँ पर दशमलव आ जाए। अगर यहाँ पर देखो अगर दशमलव नहीं है तो अशून्य के बाद सार्थक अंक 0 को सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। अगर इन्हीं नंबरों में मान लो दशमलव आ गया तो आपका ये सार्थक अंक में गिने जाएंगे ये 0। तो अगला नियम क्या कह रहा है कि देखो अशून्य अंक सार्थक होंगे जब उनमें क्या आ जाए, दशमलव। देखो ये नियम क्या कहता है, अगर सिर्फ अशून्य है और उसके बाद 0 आ जाए तो सार्थक में नहीं होंगे। लेकिन अगर उसमें दशमलव आ गया तो उसको हम 0 में सार्थक अंक में गिन सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिखूं अभी उदाहरण में 2.00। अब देखो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है आपके दशमलव, यहां अगर देखें तो ये हमने नियम पढ़ा कि अ के बाद वाले शून्य, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, दशमलव आ गया। जैसे ही दशमलव आया तो हम इन 0 को सार्थक अंक में काउंट कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो क्या कह रहा था, अशून्य आए उसके बाद 0 आए तो नहीं गिनेंगे, लेकिन इसी में दशमलव आ गया। मान लो यही वैल्यू है, ठीक है ना, यही वैल्यू है मान लेते हैं। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आप देखो पहले बताओ इसमें कितने होंगे अब सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक हो गए। अब मान लो यही है,
तो अगर ये इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये भी हमारा क्या हो गया, अब सार्थक अंक हो गया। इसमें कितने आ जाएंगे, 4 सार्थक अंक आ जाएंगे। तो अगर ये चौथा नियम क्या कह रहा है, अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक तभी होंगे जब उसमें दशमलव होगा। अगर दशमलव नहीं है तो सार्थक नहीं होंगे, और दशमलव है तो सार्थक हो जाएंगे। फिर देखिए हमारा अगला नियम क्या है कि मान लो दशमलव में अशून्य अंक से पहले कोई भी शून्य आ जाए। तो उदाहरण से समझिए, ये कहना चाह रहा है कि मान लो कोई भी दशमलव संख्या है ना, कोई भी दशमलव की संख्या है और उसमें आपके अशून्य संख्या है, उससे अगर पहले 0 आ रहे हैं तो उसको सार्थक में नहीं गिनेंगे। जैसे कि उदाहरण देखिए, इसमें उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से कि मान लो आपके पास संख्या 0.0021 ये लिख दिया मान लो। अब ये कह रहा है कि दशमलव की संख्या के अंदर अगर अशून्य से पहले अगर 0 आ जाए तो उसको सार्थक में नहीं लेंगे। तो ये दशमलव की संख्या है, अब ये क्या आपका अशून्य है और अशून्य से पहले क्या आपके 0 है, तो इन दो 0 को हम सार्थक में नहीं गिनेंगे क्योंकि ये क्या आ रहा है, अशून्य से पहले आ रहा है। तो हम इसको किसमें नहीं गिनेंगे, अपने सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। तो यहां पर सार्थक अंक कितने होंगे, 2 होंगे, 2 सार्थक अंक होंगे, 2 सार्थक अंक होंगे। और मान लो यही अगर ऐसे लिखा होता 0.002100, अब बताइए, मान लो एक 0 और लगा, अब बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। अब देखो इसमें जो सार्थक अंक होंगे इस वाले उदाहरण में, देखो ये तो सार्थक में नहीं गिनेंगे क्योंकि ये अशून्य से पहले आ रहे हैं। क्या इनको गिनेंगे, हाँ इनको क्यों गिनेंगे, अभी इस नियम के अनुसार। हाँ अगर यहाँ दशमलव नहीं होता तो ये भी नहीं आते, ये 0 भी नहीं आते, ना ये आते। लेकिन यहाँ दशमलव है तो हमें पता है दशमलव वाली संख्याओं में अशून्य के बाद वालों को हम गिन सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ कितने हुए देखो सार्थक अंक, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हो गए, 5 सार्थक अंक हो गए, 5 सार्थक अंक हो गए। देखो नियम क्या है, इसको अगर अशून्य से पहले 0 है तो उसको सार्थक में नहीं गिनेंगे, और अशून्य के बाद वाले हैं मतलब दशमलव में अशून्य के बाद वाले उनको गिन लेंगे, लेकिन उनको पहले वालों को नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए हमारे, 21 0 0 0, कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। अब मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, और भी एक उदाहरण, जैसे मान लो 0.005600, तो अब इसमें कितने हो गए सार्थक अंक, इनको तो नहीं गिनेंगे, यहाँ कितने हो गए टोटल, 4 सार्थक अंक हो गए। तो हमारा पांचवा नियम यही कहता है कि अगर दशमलव की संख्या है तो अशून्य को पहले वाले में नहीं गिनेंगे, लेकिन उसके बाद वाले शून्य सार्थक में होंगे। फिर अगला क्या है, कोई भी घात है उस घात को सार्थक अंक में शामिल नहीं करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है 1.5 × 10 की घात 12, तो ये जो घात है इस घात को हम सार्थक अंक में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 ही सार्थक अंक होंगे, कितने होंगे, 2 सार्थक अंक होंगे सिर्फ, क्योंकि घात को सार्थक अंक में नहीं लिखेंगे। फिर लास्ट ये देखो इसका लास्ट नियम क्या कह रहा है, अगर आप मात्रक बदल दोगे, मात्रक बदलने पर एक मात्रक मतलब मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता अगर मात्रक आपका बदल दिया जाए। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जब आप एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जाते हो तो सार्थक अंक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जाते हो तो सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता मात्रक बदलने पर भी। जैसे कि उदाहरण देखिए, मान लो यहां पर मैंने लिखा 15 मीटर, क्या लिखा 15 मीटर, और मैंने इसी को लिख दिया मान लो 1500 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर भी सार्थक अंक कितना है, 2, और यहां पर भी कितना है, 2। देखो यहां पहले मीटर था, यहाँ सेंटीमीटर है, लेकिन क्या सार्थक अंक पर कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। तो यानी कि मात्रक पद्धति से एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जाते हो तो सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या, अंकों का पूर्णांकन यानी कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो ये सभी ने वैसे पढ़ रखा है, देखो राउंडिंग ऑफ नंबर। तो पहला नियम क्या है इसमें कि मान लो अगर आपको जिसको भी पूर्णांकित करना है, अगर वो 5 से बड़ी है ना, 5 से बड़ी, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। अगर मान लो अंक 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसमें +1 कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए हमारा कि मैंने लिखा 4.5 5 4 और मैंने लिख दिया 8 ऐसे। तो पहला नियम देखो, अगर आपको मान लो यहां पर 5 से क्या है, बड़ी है, अगर आपको 5 से बड़ी है और उसको आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें +1 को ऐड कर देते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो 5 अंक से क्या हो, बड़ा हो, तो पूर्णांकित अंक में एक जोड़ दिया जाता है। तो मान लो आपको यहां तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो ये क्या है, 5 से बड़ा, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे। पहला नियम देखो, अगर आपको कोई भी संख्या को पूर्णांकित करना है, अगर वो 5 से बड़ा है तो हम उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो यहां पर हम अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 4.56। ये तो सभी ने पढ़ रखा होगा, जब क्या हो, अगर 5 से बड़ा हो तो हम उसमें एक को जोड़ दिया जाता है। मान लो दूसरा नियम क्या कह रहा है, अगर जिस नंबर को आपको पूर्णांकित करना है और उसके 5 से कम है, तो 5 से कम है तो हम उसमें क्या करेंगे, एक कुछ भी अपरिवर्तन रहेगा। अगर 5 से कम है तो क्या रहेगा, अपरिवर्तित, और 5 से बड़ा है तो हम क्या जोड़ देंगे, उसके अंदर एक जोड़ देंगे। जैसे कि मान लो 3.54 है ना, 3.54 और 3 रख दिया यहाँ पर। तो मान लो आपको इसको पूर्णांकित करना है, तो ये क्या है, 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि पूर्णांकित करने वाला अंक 5 से कम है, 5 से अगर कम है तो उसमें उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर 5 से अधिक है तो एक जोड़ देंगे, और 5 से छोटा है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, पूर्णांकित करने वाले, ये मान लो आपको इसको पूर्णांकित करना है, इसके बाद वाला अंक ये क्या है, 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इसके अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि तो इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा वो क्या होगा, 3.54। देखो सिंपल सा है, अगर 5, देखो मान लो 5 है, 5 से बड़ा तो आप ये +1 कर दो, 5 से छोटा नो चेंज, 5 से अगर छोटा है तो नो चेंज। बस सिंपल सा याद रखो, अगर 5 से बड़ा है तो एक जोड़ दीजिए, और 5 से अगर छोटा है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये तो बात हो गई। अब मान लो अगर 5 खुद हो, 5 ही हो, अगर वहां पर राउंडिंग ऑफ करना है, उसके बाद वाला अंक 5 हो, परंतु क्या हो, 5 के बाद एक शून्य, अशून्य अंक आ जाए, तब हम क्या करते हैं, +1। आप मान लो किसी नंबर को राउंडिंग ऑफ कर रहे हो और वह 5 ही हो, जब अभी तो हमने देखा क्या, 5 से बड़ा या 5 से छोटा, अगर 5 ही हो तो 5 ही हो, तो उसके बाद और कोई, अगर मान लो एक अशून्य अंक आ जाए, क्या आ जाए, अशून्य अंक आ जाए, तो हम +1 कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, 5.3652। अब देखो, आपको यहां तक राउंडिंग ऑफ करना, अब ये 5 ही आ गया, लेकिन 5 के बाद क्या, एक अशून्य है, एक अशून्य अंक है। अशून्य अंक है तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। शून्य वाला भी देखेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि मान लो अगर आप किसी भी नंबर को राउंडिंग ऑफ कर रहे हो और वो 5 ही आ जाए, लेकिन 5 के बाद अगर अशून्य हो, 5 के बाद देखो, जैसे इसमें 5 के बाद क्या है, अशून्य है, तो अशून्य है तो हम इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5.37 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 5.37 हो जाएगा। फिर अगला नियम क्या कहता है हमारा, कि जैसे कि मान लो आपके पास यही, अगर 5 है और 5 के बाद अगर शून्य आ जाए, यहां पर तो क्या था, अगर 5 के बाद अशून्य है तो हम क्या करेंगे, +1। और अगर 5 के बाद यहां पर देखो अगर 0 आ जाए, 5 के बाद, इसके बाद मान लो 0 आ जाता, तो हम क्या करते हैं,
तो हमें देखना पड़ता है इसमें एक तो विषम और सम नंबर को देखना पड़ेगा। मान लो अगर आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो और वो संख्या क्या हो 5 हो, अगर विषम है, अगर मान लो जिस पूर्णांकित अंक अगर विषम है तो उसमें क्या जोड़ देंगे 1, और अगर सम है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा। जैसे कि आप उदाहरण से देखिए, मान लो हमारे पास 33.3650। अब देखो यहाँ 5 आ गया, लेकिन 5 के बाद क्या है 0 है, 5 के बाद 0 है इसका, और यहाँ पहले देखिए ये क्या आ रहा है सम है। अगर मान लो 5 के बाद 0 आ जाए तो हमें चेक करना पड़ेगा जिस संख्या को हम पूर्णांकित कर रहे हैं, अगर सम है तो कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे और विषम है तो 1 जोड़ देंगे। यहाँ 5 के बाद देखो 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है ये सम आ रहा है, ये क्या है सम, ये कैसा आ रहा है 6 क्या है सम, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारे 5 के बाद क्या है 0 तो आ रहा है, लेकिन 0 जिसको पूर्णांकित करना है वहां पर क्या आ रहा है सम आ रहा है, तो सम आ रहा है तो हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर अगर विषम आ जाए, यहीं पर मान लो इसी में 33.3750 इसी को ले लेते हैं, अगर आप देखो यहाँ पर अब क्या आ गया विषम, विषम आ गया भाई 5 के बाद 0 है, देखो जब 5 के बाद 0 तो हमें देखना पड़ता है सम और विषम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 7 क्या एक विषम है, तो विषम है तो हम क्या करते हैं +1 ऐड कर देंगे, एक को जोड़ देंगे, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा 33.38। देखो शॉर्ट में आप ऐसे याद रखिए, अगर 5 से बड़ा हो तो +1 कर दो, 5 से छोटा है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो राउंडिंग करने वाला नंबर, पूर्णांकित करने वाला नंबर अगर 5 ही हो, 5 ही उसके बाद वाला नंबर अगर 5 ही हो, तो हम और उस 5 के बाद क्या हो कोई भी अशून्य संख्या हो तो प्लस कर देंगे। अगर राउंडिंग ऑफ करने वाला नंबर उसके बाद वाला नंबर 5 है लेकिन उसके बाद 0 आ रहा है, तो हमें 2 कंडीशन देखनी पड़ेगी, अगर सम है तो कोई भी चेंज नहीं होगा और विषम है तो हम उसमें +1 ऐड कर देंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, आपके जोड़ और घटाव में सार्थक अंक। इसका एक सिंपल सा नियम है, आपको जोड़ या घटाव को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो सबसे कम सार्थक अंक है उसका ही हम क्या करते हैं चयन करते हैं, और और जो अपना रिजल्ट निकलता है अंतिम परिणाम, उसमें दशमलव के बाद उतने ही डिजिट लगाते हैं जितने कम सार्थक अंक में लगे हुए। जैसे उदाहरण से ज्यादा और क्लियर होगा, मान लो हमारे पास ये पहले कौन सा है जोड़ वाला है, जोड़। अब देखो यहाँ पर मैंने जोड़ पहले से, तो इसमें देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ दशमलव के बाद देखते हैं, यहाँ दशमलव के, इसमें देखो जोड़ और घटाव में दशमलव के बाद देखते हैं, लेकिन गुणा भाग में पूरा ही डिजिट लेते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव में आपको दशमलव के बाद देखना सबसे कम सार्थक अंक। तो आप देखोगे सबसे कम कौन सा, ये मान लेते हैं ये, तो इसका मतलब आपका जो अंतिम परिणाम होगा जो इसको जोड़ोगे तो उसके रिजल्ट में भी अंतिम परिणाम में भी दशमलव के बाद कितना आना चाहिए 1 तक ही आपका नंबर सार्थक अंक आना चाहिए। देखो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या याद रखना आपको, न्यूनतम, न्यूनतम मतलब आपको कम सार्थक अंक वाला लेना है, न्यूनतम सार्थक, और उसका जब रिजल्ट आएगा उसमें भी जो दे रखा है, देखो जैसे ये सबसे कम है क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 1 है, 2 है 1 है, तो ये मान लो आपके इसके जो रिजल्ट आएगा इसको जो ऐड करोगे जोड़ोगे तो उसके परिणाम में भी दशमलव के बाद 1 ही आना चाहिए। जैसे पूरे को ऐड किया तो क्या है 92.53, तो हमें पता है कि हमारा जो होगा वो यहीं तक ही आएगा, क्योंकि हमने एक जो अंतिम लिया है उसमें कितना है हमारा 1 ही है, दशमलव के बाद कितना नंबर है 1, तो हमारे रिजल्ट में भी कितना आना चाहिए 1 तक ही आना चाहिए, पहला नियम है। जैसे ये रहा, अब इसमें सबसे कम कौन सा है, मान लो ये रहा, ये रहा, और इसके दशमलव के बाद क्या है सबसे न्यूनतम है, तो दशमलव में भी क्या होना चाहिए, कितना है दशमलव के बाद 1 है, तो 1 तक ही हमारा रिजल्ट आना चाहिए, पॉइंट के बाद 1 तक ही हमारा रिजल्ट। जैसे इस पूरे को ऐड किया तो हमारा क्या आया ये,
तो हमें पता है हमारे सबसे जो न्यूनतम सार्थक अंक है दशमलव के बाद उसमें कितना है, 1 है, तो हमारे रिजल्ट में भी 1 तक आना चाहिए। इस पूरे को जोड़ने पर हमारे पास ये आया ऐसा, लेकिन हमारे जो वैल्यू होगी वो यहीं तक होगी, कितनी, 4644.5, क्योंकि हमारे यहाँ पर दशमलव के बाद कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पर घटाव के अंदर भी सेम है। सबसे पहले न्यूनतम कौन सा आपका, देखो यही है, तो इसमें दशमलव के बाद कितना है, 1, तो रिजल्ट में भी क्या आना चाहिए, इसके परिणाम में अंतिम जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कितना आना चाहिए, दशमलव के बाद 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको जब ऐड किया तो देखो ऐड करने पर आया 48.59, लेकिन ये देखो क्या है, मान लो ये 5 से बड़ा, तो इसको पूर्णांकित करेंगे तो कितना होगा, 48.6, दशमलव के बाद कितना आना चाहिए, 1। यहाँ पर देखो जो हमारा है उसमें, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपके, देखो कि यहाँ दे रखा है सबसे छोटा ये है, अब दशमलव के बाद कितना है, 2, तो इसका मतलब हमारे अंतिम परिणाम में भी कितना आने चाहिए, दशमलव के बाद 2, तो मैं इसका अंतिम रिजल्ट ये लिख सकता हूं 68। तो हमारा जो अंतिम रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 304.6, क्योंकि सबसे छोटी ये है, और इसमें दशमलव के बाद देखना कि कितने हैं, जितने दशमलव के बाद होते हैं उतने ही हमारे रिजल्ट में आने चाहिए। तो ये यहाँ पर यही कुछ लिखा हुआ है कि मान लो आपका जो ये कह रहा है जोड़ अथवा घटाव में अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक हो जितने दशमलव के बाद जोड़ अथवा घटाव की संख्या में न्यूनतम हो। तो देखो सबसे पहले हमें एक न्यूनतम अंक लेना होगा, सार्थक अंक, फिर देखना उसके दशमलव में, याद रखना जोड़ घटाव में दशमलव के बाद वाला हमें देखना कि पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, कितने सार्थक अंक आ रहे हैं, उसमें जो सबसे छोटा होगा वही लेंगे, और उसके में दशमलव में देखेंगे कि 1 है, पॉइंट के बाद तो 1 तक लिखेंगे हमारा अंतिम रिजल्ट, अगर 2 है तो 2 तक लिख देंगे, 3 है तो 3 तक लिख देंगे, मतलब हमारा ये दशमलव के बाद ऐसा गणित इसमें होना चाहिए। तो जो अगला टॉपिक है वो आप देखेंगे गुणा भाग में सार्थक अंक। देखो सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा का पूरा नंबर देखते हैं। गुणा भाग में आप देखो एक याद रखना कि पूरा नंबर देखते हैं, पूरा नंबर देखते हैं, लेकिन उसमें जो जोड़ और घटाव था उसमें दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक देखा जाता है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा, जैसे कि यहाँ पर अपने देखो, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पूरा देखें तो कितने 4 सार्थक अंक, यहाँ कितने 3, तो इसका मतलब हमारे रिजल्ट में दशमलव के बाद कितना आना चाहिए, सबसे कम देखना है, वही तरीका जो पीछे किया था, लेकिन यहाँ पूरा देखते हैं, यहाँ पर 4 सार्थक अंक है, यहाँ कितने 3, लेकिन इसके देखो जो सबसे कम है उसमें दशमलव के बाद कितना है, 1 नंबर है, 1 ही, तो यहाँ पर भी हमारे रिजल्ट में दशमलव के बाद कितना आएगा, 1, तो जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट, क्या ये सही है, नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6, अगर आप इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो हो सकता है 951 भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो अब अगर इस उदाहरण की बात करें तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं, 3, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो दशमलव के बाद कितना आना चाहिए, 1, जब गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा, और दशमलव के बाद हमारा 1 तक ही हमें लिखना पड़ेगा। सेम कैसा होता है भाग में, सबसे न्यूनतम देखेंगे तो देखो इस पहले में, इसमें और इसमें, यहाँ पर देखेंगे तो 3 है और यहाँ देखेंगे तो 2, तो सबसे न्यूनतम कौन सा है, ये, तो इसका मतलब दशमलव के बाद कितना तक आना चाहिए, 1 तक। तो यहाँ पर देखो ये जैसे इसको भाग दिया, भाग देने पर हमारे पास है 4.537, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 तक लिखना है तो 4.5 तक ही हम इसको लिखेंगे। जैसे ये है तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो यहाँ पर भाग दोगे तो आपके पास आएगा 0.1040, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पॉइंट के बाद कितना, 2 तक, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना 2 तक हम लिख सकते हैं। तो यही हमारे जो था सार्थक अंक गुणा और भाग में। तो धन्यवाद।